प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रजनन स्वास्थ्य और बाल स्वास्थ्य विषय से संबंधित मुख्य मुख्य बिंदु जो स्वास्थ्य से संबंधित है उसकी चर्चा करेंगे। जब कभी हम समाज कार्य के अंतर्गत विषय क्षेत्र की बात करते हैं तो समाज कार्यकर्ता समाज से अभिन्न रूप से जुड़ा रहता है और समाज में व्याप्त अनेक समस्याओं के समाधान के लिए भी वह सतत प्रयास करता रहता है। यही उसका मूल भूमिका का निर्वहन है और इसी के अनुसार वह आचरण भी करता है। तो जब कभी हम समाज में समस्याओं की बात करते हैं तो अनेक ऐसी समस्याएं हैं जिसका सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य से है। भारत जैसे देश में स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षा प्रायः बहुत कम दी जाती है, या हम यह कहें कि अधिकांश लोगों को स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा के प्रति बहुत अधिक जागरूक नहीं किया जाता है। और उसी का परिणाम है कि हम अनेक बार ऐसे स्वास्थ्य संबंधी व्याधियों से पीड़ित हो जाते हैं जिसका सीधा संबंध हमारे प्रजनन क्षमता पर भी पड़ता है। इसलिए स्वास्थ्य और प्रजनन, इन दोनों के बीच जो घनिष्ठ संबंध है कि अगर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो प्रजनन क्षमता भी उसकी स्वस्थ रहेगी, और अगर व्यक्ति अस्वस्थ है तो उसका प्रभाव उसकी प्रजनन क्षमता पर भी पड़ेगा, और उसी प्रजनन क्षमता से ही संबंधित है बालक। तो बाल स्वास्थ्य भी प्रजनन क्षमता से ही जुड़ा हुआ है। इसलिए आज जिस विषय पर बात करेंगे वो प्रजनन और बाल स्वास्थ्य, क्योंकि कई बार समाज में यह प्रजनन संबंधी जो समस्याएं हैं यह हमारी अज्ञानता से भी जुड़ जाती है। क्योंकि भारत में साक्षरता का प्रतिशत अभी 100% नहीं है और अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर साक्षरता बहुत कम है। उन लोगों को इस प्रकार की जानकारी नहीं है कि स्वास्थ्य को कैसे उन्नत बनाया जा सके, किस प्रकार से अपने को रोग मुक्त बनाया जा सके। इसलिए आवश्यकता है ऐसे विषय पर भी समाज कार्यकर्ता को समाज के लोगों को जागरूक करने की, जिससे कि महिलाएं और पुरुष दोनों ही प्रजनन क्षमता से संबंधित और प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित जागरूक हो जाएं और समाज में स्वस्थ संतान की उत्पत्ति करें। तो यह जो विषय प्रजनन स्वास्थ्य या प्रजनन और बाल स्वास्थ्य है, यह क्या है, प्रजनन स्वास्थ्य के अंतर्गत किस प्रकार की सेवाएं दी जाती हैं, भारत में प्रजनन स्वास्थ्य कैसा है, इससे संबंधित किस किस प्रकार के कार्यक्रम सरकार ने बनाए हैं, किस प्रकार की नीतियां बनाई हैं। प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण बिंदु है फैमिली प्लानिंग या परिवार नियोजन, जिसे हम परिवार कल्याण कार्यक्रम भी कहते हैं। और इसके साथ साथ प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम भी हैं। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ RCH के नाम से जाना जाता है। और इसी के साथ राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 भी है, जिसमें व्यक्ति को स्वस्थ रहने के संबंध में समय समय पर जागरूक किया जाता है। प्रजनन क्षमता से जुड़ी हुई दो प्रमुख समस्याएं हैं जिन्हें हम STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और उसी का एक रूप है HIV एड्स। इससे संबंधित भी कार्यक्रम और नीतियां बनाई गई हैं और इसी से संबंधित नेशनल प्लान भी है। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला एक और बिंदु है गर्भपात, एबॉर्शन, और उसी से संबंधित बहुत पहले कानून बना MTP एक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट कहते हैं। इसे हम PCPNDT, प्री कंसीव एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट, अर्थात गर्भ में पल रहे शिशु के लिंग के संबंध में जानकारी देना, और अगर लड़की के रूप में अगर गर्भ में शिशु है तो उसका एबॉर्शन या समापन करवा देना। इस तरह की जो सोच है, इसका मिसयूज हो रहा है। इसको रोकने के लिए भी कुछ नीतियां और कुछ कार्यक्रम बनाए जिसका सीधा संबंध महिलाओं के स्वास्थ्य से है। इसलिए इन सारी बातों पर हम बात करेंगे। तो जब कभी हम बात करते हैं प्रजनन और बाल स्वास्थ्य की, तो पुरुषों और महिलाओं को प्रजनन के नियमन के लिए अपनी पसंद की सुरक्षित, प्रभावी, सस्ती और स्वीकार्य विधि के बारे में जानकारी प्राप्त करने और उस तक पहुंच का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो अपने लिए सुरक्षित प्रजनन संबंधी सारी जानकारियां, सारी विधियों के बारे में जागरूक हो जाएं। उन्हें सुरक्षित गर्भावस्था और प्रसव के लिए
उपयुक्त स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंच का अधिकार होना चाहिए, जिससे कि वे स्वस्थ शिशु पैदा कर सकें। प्रजनन जीवन पर्यंत चलता रहता है, जो महिलाओं और पुरुषों के यौन परिपक्वता प्राप्त करने से पहले ही शुरू हो जाता है और महिला के प्रसव वर्ष के बाद भी जारी रहता है। प्रजनन स्वास्थ्य का तात्पर्य है कि लोग एक जिम्मेदार, संतोषजनक और सुरक्षित यौन जीवन जी सकते हैं और वे प्रजनन कर सकते हैं, और उन्हें यह तय करने की स्वतंत्रता है कि उन्हें ऐसा करना है या नहीं, कब और कितनी बार। व्यक्तियों को प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं में असमानताओं का सामना करना पड़ता है। असमानताएं प्रायः सामाजिक और आर्थिक स्थिति, शिक्षा का स्तर, आयु, जातीयता, धर्म और उनके पर्यावरण में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर भिन्न होती है। अलग अलग समाजों में अलग अलग शैक्षणिक स्तर के समूह में इस प्रकार की अलग अलग जानकारियां हैं और उसी का आधार व्यक्ति के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य की अपूर्ण आवश्यकताएं महिलाओं को अपने शरीर और भविष्य के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेने के अधिकार से वंचित करती है, जिससे परिवार कल्याण प्रभावित होता है। जब हम कहते हैं प्रजनन स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ा हुआ मुख्य बिंदु है और इसके प्रति सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो। तो जब हम प्रजनन स्वास्थ्य की बात करते हैं तो प्रजनन स्वास्थ्य कहते किसे हैं? 1994 में कैरो में जनसंख्या और विकास पर संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों के लिए पहला वैश्विक एजेंडा जिस पर सहमति हुई, इसने कल्याण के बजाय सेवाओं और संख्याओं के वितरण पर आधारित संकीर्ण तकनीकी चिकित्सा दृष्टिकोण से एक आदर्श बदलाव को चिन्हित किया। अर्थात इस प्रकार की सोच उस एजेंडा में आई कि हम प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार से जागरूक करें कि वह अपने प्रजनन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे, अपने उन अधिकारों का सही उपयोग कर सकें। जनसंख्या और विकास के केंद्र में अधिकारों को रखना और प्रजनन स्वास्थ्य को पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति के रूप में परिभाषित किया है। प्रजनन प्रणाली, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इसके कार्य और प्रक्रियाओं से संबंधित सभी मामलों में प्रजनन स्वास्थ्य का तात्पर्य है कि लोग एक सुरक्षित और संतोषजनक यौन जीवन जी सकते हैं और प्रजनन करने की क्षमता रखते हैं और यह तय करने की स्वतंत्रता रखते हैं कि ऐसा कब, कितनी बार और कब करना है। प्रजनन अधिकार सभी दंपतियों और व्यक्तियों के बच्चों की संख्या और समय के बीच स्वतंत्र रूप से और जिम्मेदारी से निर्णय लेने तथा ऐसा करने के लिए जानकारी और साधन रखने तथा यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के उच्चतम मानक के मूल अधिकार की मान्यता पर आधारित है। यह दंपति स्वयं तय करें या उनको यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह संतान की उत्पत्ति कब करें, कितने वर्ष के अंतराल के बाद करें, यह उनकी अपनी स्वतंत्रता है, यही उनका अधिकार भी है। इसमें प्रजनन से संबंधित निर्णय लेने का उनका अधिकार भी शामिल है, जो भेदभाव, दबाव और हिंसा से मुक्त है, जैसा कि मानव अधिकार दस्तावेज में व्यक्त किया गया। प्रत्येक व्यक्ति का ये ह्यूमन राइट्स है कि वह इस बात का निर्णय स्वयं ले कि वह कितने और कब संतान की उत्पत्ति करेगा। यौन स्वास्थ्य का उद्देश्य जीवन और व्यवस्थित संबंधों को बेहतर बनाना है, न कि केवल प्रजनन और यौन संचारित रोगों से संबंधित परामर्श और देखभाल करना है। और इसीलिए जो परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ में जो शुरू किया गया भारत में, उसका नाम बदल दिया गया और कहा परिवार कल्याण कार्यक्रम, क्योंकि हमको परिवार में जनसंख्या को सिर्फ नियंत्रित ही नहीं करना है बल्कि परिवार का कल्याण भी करना है। इसलिए दो बच्चों के बीच कितना अंतर रखना है, बच्चों की उत्पत्ति या उसके प्रजनन को रोकने के लिए किस प्रकार के साधनों का उपयोग करना है, इन सब से संबंधित जो जानकारी है, जिससे कि महिला और पुरुष के स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य को उन्नत बना सकें, इन सब से संबंधित जानकारी RCH
रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ के अंतर्गत सम्मिलित की गई है। प्रजनन स्वास्थ्य के अंतर्गत जो सेवाएं दी जाती हैं उसमें प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के संदर्भ में प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल भी शामिल है। प्रसव पूर्ण देखभाल, सुरक्षित प्रसव और प्रसवोत्तर देखभाल, विशेष रूप से स्तनपान और शिशु स्वास्थ्य देखभाल की शिक्षा और सेवाएं। इसीलिए भारत सरकार ने ऐसी आंगनवाड़ियों को केंद्र के रूप में स्थापित किया है जिसमें कि गर्भवती महिलाओं को गर्भधारण से पहले और गर्भधारण के बाद और वे माताएं जिन्हें हम धात्री माताएं कहते हैं, अर्थात जो बच्चों को स्तनपान कराने की स्थिति में हैं, उन सभी महिलाओं को उचित जानकारी दी जाए जिससे कि वे प्रसव से पूर्व, प्रसव के साथ और प्रसव के पश्चात और विशेष रूप से स्तनपान की स्थिति में अपना स्वास्थ्य, अपने बच्चे का स्वास्थ्य उन्नत बनाए रख सकें। ये सारी जानकारी देना आवश्यक है क्योंकि हमारे भारत जैसे देश में जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, नगरीकरण और औद्योगिकरण की प्रक्रिया तीव्र हो रही है, वैसे वैसे ही ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, स्तनपान के संबंध में लोगों में कमी आई है। इसलिए आवश्यकता है उन सभी को उस प्रजनन संबंधी समस्त बिंदुओं के बारे में जानकारी देना। इसके साथ महिला स्वास्थ्य, किशोर स्वास्थ्य, एडोलेसेंट हेल्थ और प्रजनन स्वच्छता के संबंध में भी समय समय पर उन्हें जागरूक बनाने की आवश्यकता है। इसी तरह बांझपन की रोकथाम और उचित उपचार की व्यवस्था भी करनी है। गर्भपात की रोकथाम, कई बार ऐसी परिस्थितियां आती कि कुछ समय पश्चात गर्भधारण के गर्भ समापन हो जाता है जिसे गर्भपात कहते हैं, या सुरक्षित गर्भपात के लिए गर्भपात सुविधाओं के परिणामों का प्रबंधन करना। इसके साथ ही प्रजनन पथ जिसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर अगर कोई संक्रमण है, कोई इन्फेक्शन है तो उसका उपचार करना। विशेष रूप से यौन संचारित रोग जिसे एसटीडीज कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और अन्य प्रजनन संबंधी और स्वास्थ्य स्थितियों के बारे में समय समय पर जागरूक करना। और मानव कामुकता, ह्यूमन सेक्सुअलिटी, प्रजनन स्वास्थ्य, जिम्मेदार माता पिता और परिवार नियोजन पर जानकारी, शिक्षा और उचित परामर्श देना ही मूल रूप से प्रजनन स्वास्थ्य की सेवाओं के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो इस प्रकार की अगर जानकारी दी जाएगी समाज में, और उसकी भूमिका समाज कार्यकर्ता की है कि वह समाज में जाकर पुरुषों और महिलाओं को प्रजनन संबंधी विभिन्न पक्षों से अवगत कराए, उन्हें चेतना के धरातल पर जागरूक करें जिससे कि स्वास्थ्य स्तर उन्नत हो सके। भारत में प्रजनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन इंडिया की जब बात करें तो ये अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है कि भारत जैसे पितृसत्तात्मक परिवेश जिसे हम पैट्रियाटिक सोसाइटी कहते हैं, पदानुक्रमित लिंग संबंध और असमान लिंग मानदंड महिलाओं के यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और पसंद को प्रभावित करते हैं और सेवाओं और सुविधाओं तक पहुंचने में महत्वपूर्ण बाधाओं के रूप में कार्य करते हैं। इसी तरह अच्छे यौन और प्रजनन स्वास्थ्य की उपलब्धि ऐसे संरचनात्मक कारकों द्वारा बाधित हो सकती है जिनमें गरीबी और कुपोषण, जल्दी शादी यानी बाल विवाह या अर्ली मैरिज, अपर्याप्त शिक्षा, स्वास्थ्य प्रणाली, इन तीनों मूल बिंदुओं से प्रजनन स्वास्थ्य प्रभावित होता है। और चूंकि भारत जैसे देश में जहां पितृसत्तात्मक परिवार है वहां पुरुष प्रधानता है और पुरुष का ही निर्णय सर्वोपरि होगा, महिलाओं की स्थिति लिंग के आधार पर निम्न मानी जाती है। और हमारे यहाँ पर चूंकि गरीबी और कुपोषण भी है जो हमारे प्रजनन स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, कई बार जल्दी शादी होने पर जल्दी गर्भधारण करने से भी कमजोर शिशु की उत्पत्ति होती है और कई बार असमय गर्भवती महिला की मृत्यु तक हो जाती है, क्योंकि इसके बारे में हमको उचित शिक्षा प्राप्त नहीं है और न ही हमको स्वास्थ्य संबंधी उचित जानकारी भी प्राप्त है। यद्यपि इनमें क्षेत्रीय भिन्नताएं भी देखने को मिलती हैं। दक्षिण भारत में महिलाओं की उत्तर की तुलना में कुछ कम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसका कारण वहाँ पर शिक्षा का उच्च स्तर है, लेकिन निस्संदेह दोनों क्षेत्रों में महिलाएं अपने जीवन में अपनी बात कहने के लिए पुरुषों की तुलना में कम सशक्त हैं। प्रारंभिक आयु से ही
लिंग भूमि का अंतर जारी रहता है। किशोर लड़कों की तुलना में लड़कियों को सीमित स्वायत्ता होती है और निर्णय लेने, गतिशीलता और संसाधनों तक पहुंच पर भारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। दैट इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन एवरीवेयर। लैंगिक भूमिकाओं का यौन और प्रजनन स्वास्थ्य तथा पसंद पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। लैंगिक मानदंड युवा पुरुषों में यौन गतिविधि और यौन कर्मियों के संपर्क की शीघ्र शुरुआत को उचित ठहराते हैं, जबकि युवा महिलाओं में यौन दुराचार के लक्षण दिखने पर भी कठोर दंड देने की व्यवस्था है या जागरूकता है। जागरूकता की कमी, वैवाहिक अंतरंगता की कमी और यौन मामलों पर संवाद की कमी तथा व्यापक लैंगिक हिंसा महिलाओं की सुरक्षित यौन संबंध बनाने, उचित स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त करने या स्वास्थ्य गर्भावस्था का अनुभव करने की क्षमता को प्रभावित करता है। अंत में लैंगिक भूमिकाएं जिसमें चुप्पी की संस्कृति, कल्चर ऑफ साइलेंस, महिलाएं चुप रहती हैं, को कायम रखती हैं, महिलाओं को स्वास्थ्य समस्या के बारे में बताने या तत्काल उपचार लेने से रोकती है, जब तक कि यह उन्हें अपने दैनिक कामकाज करने से न रोकें, यानी बहुत गंभीर न हो जाए तब तक वह चुप रहती हैं। यह चुप्पी की संस्कृति स्त्री रोग और प्रजनन संबंधी रुग्णता के लिए और भी अधिक स्पष्ट है, जो कामुकता के साथ बहुत निकटता से जुड़ी हुई है। इसलिए हमारे यहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के कारण भी महिलाएं अपने प्रजनन स्वास्थ्य के संबंध में बहुत अधिक खुलकर बात करने की हिम्मत नहीं रखती या न उनमें इस प्रकार की सोच है। इसीलिए भारत में प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित कुछ नीतियां और कार्यक्रम बनाए गए हैं। 1990 के दशक के दौरान प्रजनन स्वास्थ्य के क्षेत्र में मौजूदा नीतियों और कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए और वंचित जनसंख्या समूह और उपेक्षित मुद्दों को संबोधित करने के लिए नई नीतियां और कार्यक्रम पेश किए गए। इनमें विशेष रूप से राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और राष्ट्रीय एड्स रोकथाम और नियंत्रण नीति 2002 शामिल हैं। इसके अतिरिक्त प्रजनन स्वास्थ्य के क्षेत्र में संशोधित चिकित्सा गर्भपात अधिनियम 2001 और प्रसव पूर्ण निदान तकनीक विनिमय और दुरुपयोग की रोकथाम अधिनियम 1994 जैसे विधायी उपाय पेश किए गए। इन कार्यक्रमों को व्यवहार में लागू किया गया और देखभाल तक पहुंच प्राप्त करने और प्रजनन अधिकारों का उपयोग या प्रयोग करने में सफलता मिली है। इसमें से कुछ नीतियां और कार्यक्रम इस प्रकार से हैं। उनमें पहला, राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम। अस्तित्व के पहले दशक के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम को जनसंख्या नियंत्रण की विधि से ज़्यादा माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का एक तंत्र माना जाता था। इस अवधि के दौरान स्वास्थ्य शिक्षा गतिविधियों के साथ साथ क्लिनिक केंद्रित परिवार नियोजन सेवा वितरण को बढ़ावा दिया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में कार्यक्रम के जोर में महिलाओं और बच्चों के कल्याण से जनसंख्या स्तरीकरण के मैक्रो उद्देश्य की ओर एक सूक्ष्म बदलाव देखा गया। 1965 से 75 के दौरान कार्यक्रम को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के साथ एकीकृत किया गया और साथ ही जनसंख्या नियंत्रण के लिए समयबद्ध विधि विशिष्ट लक्ष्य पेश किए गए। 1990 के दशक में देश में परिवार कल्याण नीति और कार्यक्रम में नाटकीय परिवर्तन हुए। विकल्प और गुणवत्ता के मुद्दों के संबंध में परिवार नियोजन कार्यक्रमों पर कई निर्वाचन क्षेत्रों से संगठित दबाव के कारण नीति दृष्टिकोण में बदलाव किया गया। तो जो पहले परिवार नियोजन था उसे परिवार कल्याण कार्यक्रम का नाम दिया गया, क्योंकि परिवार का कल्याण करना है, न कि सिर्फ जनसंख्या की रोकथाम करनी है। इसी तरह प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RCH प्रोग्राम, प्रजनन व बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जिसे 1997 में लागू किया गया, एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यह मूल रूप से ग्राहक संतुष्टि के सिद्धांत पर केंद्रित है तथा उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए मौजूदा स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का उपयोग और उसका उन्नयन करना है। यह अवांछित गर्भावस्था की रोकथाम और प्रबंधन, सुरक्षित मातृत्व और बाल जीवन को बढ़ावा देने तथा STI
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और आरटीआई जिसे रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन की रोकथाम और प्रबंधन के लिए सेवाओं को एकीकृत करना है, जिससे कि जिस प्रकार का संक्रमण है उस संक्रमण की रोकथाम की जा सके। कार्यक्रम का उद्देश्य वंचित और उपेक्षित जनसंख्या समूहों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सेवाओं का विस्तार करना। इसमें किशोर, आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित समूह जैसे शहरी झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले लोग और जनजातीय आबादी भी शामिल है। कार्यक्रम को जनता का कार्यक्रम बनाने के लिए नया दृष्टिकोण स्थानीय आवश्यकता आधारित विकेंद्रीकृत भागीदारीपूर्ण योजना और निगरानी को बढ़ावा देना है और नए एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अधिक सार्थक तरीके से कई हितधारकों को शामिल करने का प्रयास किया गया, जिससे कि प्रजनन स्वास्थ्य और बाल स्वास्थ्य पर हम अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। नया दृष्टिकोण परिवार नियोजन कल्याण कार्यक्रम की संस्कृति में एक अनोखा परिवर्तन हुआ और पहली बार कार्यक्रम में लिंग संबंधी चिंताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य महिलाओं की देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करके उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले लिंग संबंधी मुद्दों का समाधान करना, जिसमें प्रदाताओं और ग्राहकों के बीच बातचीत, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्तर पर महिला स्वास्थ्य देखभाल, प्रदाताओं की उपलब्धता में वृद्धि, आरटीआई जैसी महिलाओं की उपेक्षित चिंताओं का समाधान, किशोरों जैसे उपेक्षित जनसंख्या उप समूहों की आवश्यकताओं का समाधान, हितधारकों के लिए लिंग संवेदीकरण जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रशिक्षण का आयोजन, प्रजनन स्वास्थ्य में पुरुषों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना और ग्राहक प्रतिक्रिया के माध्यम से प्रजनन और बाल स्वास्थ्य की निगरानी में महिलाओं और पुरुषों की भागीदारी को सुविधाजनक बनाना शामिल है। ये सारी नीतियों का भाग था, जिसमें कि पुरुष और महिलाएं अपने अपने स्वास्थ्य के संबंध में जागरूक रहकर अपने स्वास्थ्य को उन्नत बनाने की दिशा में सक्रिय भागीदारी निभाएं। इसी से संबंधित राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 बनाई गई। फरवरी 2000 में अपनाई गई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति ने प्रतिमान परिवर्तन को और अधिक वैध बना दिया। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जनसंख्या स्तरीकरण और इस सतत विकास के व्यापक संदर्भ में प्रजनन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के दोहरे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक नीतिगत ढांचा विकसित किया गया। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति गुणवत्तापूर्ण सेवाएं, सूचना और परामर्श प्रदान करने और गर्भ निरोधक विधि विकल्पों का विस्तार करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को स्पष्ट करता है, जिससे कि लोग स्वैच्छिक और सूचित विकल्प चुन सकें। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में हतोत्साहन को शामिल नहीं किया गया, यानी डिस्करेज नहीं करेंगे। हम विभिन्न विकल्पों में से कोई भी विकल्प काम लेकर जनसंख्या को रोकने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय एसटीडी और एड्स नियंत्रण कार्यक्रम और नीति, नेशनल एसटीडी एंड एड्स कंट्रोल प्रोग्राम एंड पॉलिसी। राष्ट्रीय एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कार्यक्रम 1946 में शुरू किया गया था और 1991 तक चालू रहा। एसटीआई और एचआईवी एड्स के बीच तालमेल को पहचानते हुए 1992 में राष्ट्रीय एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम को राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, जिसको हम नाको कहते हैं, NACO नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के साथ एकीकृत किया गया। इस परियोजना का जोर हस्तक्षेपों के माध्यम से व्यवहार को बदलने पर रहा है, विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले समूहों के बीच विकेंद्रीकृत सेवा वितरण का समर्थन करना और स्वैच्छिक परामर्श और परीक्षण को प्रोत्साहित करके और अनिवार्य परीक्षण को हतोत्साहित करके मानव अधिकारों की रक्षा करना, क्योंकि यह भी हमारे प्रजनन स्वास्थ्य को प्रभावित करता। अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और एचआईवी या एड्स है तो हमारी प्रजनन क्षमता पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए समय समय पर इसकी जानकारी देना, परामर्श देना, यह भी इस नीति का एक भाग था, जिसके साथ नेशनल प्लान किया गया, राष्ट्रीय योजना बनाई गई। 10वीं पंचवर्षीय योजना में कई लक्ष्यों को सम्मिलित किया गया, जिसमें प्रजनन स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, यह सोच थी। इसमें 3 व्यापक क्षेत्रों को निश्चित किए
एक गर्भ निरोधकों की अपूर्ण आवश्यकता को पूरा करना, शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम करना और परिवारों को उनके प्रजनन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाना, ये मूल उद्देश्य था। और इसी के साथ स्वास्थ्य स्तर को उन्नत बनाने के लिए सरकार ने बहुत पहले MTP एक्ट लागू किया, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट लागू किया, जिसमें कि महिलाओं को अगर ये लगे कि गर्भ में पल रहा शिशु उसके स्वास्थ्य के लिए खतरा है, तो वह गर्भ समापन करने का अधिकार रखती है, जो पहले नहीं था। इसलिए ऐसा कानून बनाया गया कि अगर महिला को लगे, क्योंकि शरीर महिला का है, गर्भ महिला का है, इसलिए महिला को अधिकार मिलना चाहिए कि वह अपने गर्भ में पल रहे शिशु से अपने स्वास्थ्य को जोड़कर देखे, और अगर उसे लगे कि वह उसके स्वास्थ्य के लिए खतरा है, तो उसे ये अधिकार है कि वह गर्भ समापन अर्थात एबॉर्शन कर सके या करवा सके। गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 में पारित किया गया था और 1972 में प्रभावी हुआ यानी लागू हुआ। यह अधिनियम प्रशिक्षित चिकित्सकों को कई स्थितियों में 20 सप्ताह से कम अवधि के गर्भ को समाप्त करने का अधिकार देता है, जिसमें गर्भवती महिला के जीवन को खतरा या उसके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति, गर्भ निरोधक विफलता, बलात्कार और बच्चे को खतरा शामिल है। अगर ये सारी बातें हैं तो महिला को यह अधिकार है कि वह MTP का उपयोग कर गर्भ का समापन करवा सकती हैं। MTP केंद्रों के पंजीकरण के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत करने तथा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्तर पर MTP सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए अधिनियम में 2002 में संशोधन किया गया था। इसी के साथ PCPNDT एक्ट भी लागू किया, प्री कंसीव एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट, प्रसव पूर्ण निदान तकनीकों के बाद लिंग चयनात्मक गर्भपात की प्रवृत्ति को रोकने के लिए 1996 में प्रसव पूर्ण निदान तकनीक विनिमय और दुरुपयोग की रोकथाम अधिनियम पारित किया गया। यह अधिनियम प्रसव पूर्ण निदान तकनीकों, सोनोग्राफी सहित के प्रशासन और उन शर्तों को विनियमित करने का प्रयास करना है जिसके तहत मुकदमा चलाया जा सकता है और जांच होने पर भ्रूण के लिंग के संचार को प्रतिबंधित करता है। चूंकि अधिनियम लिंग चयनात्मक गर्भपात को रोकने में अप्रभावी था, इसलिए इसे 2003 में लिंग चयन के लिए पूर्व गर्भाधान और पूर्व क्रियान्वयन प्रक्रियाओं के विनियमन, प्रक्रियाओं की नियमित रिकॉर्डिंग और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय अधिकारियों को सशक्त बनाने के लिए संशोधित किया गया था। भारत में जो प्रजनन स्वास्थ्य के संबंध में जिस प्रकार की नीतियां बनाई गई, जिस तरह के कार्यक्रम बनाए गए और जिस प्रकार से अधिनियम पारित किए गए, उसका हमें सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। तो भारत में प्रजनन स्वास्थ्य के परिणामों पर दृष्टिपात करें तो हमको लगता है कि गर्भावस्था और प्रसव भारत में कई युवा महिलाओं के अनुभव की विशेषता है। पिछले 3 दशकों के दौरान भारत में किशोर प्रजनन दर में गिरावट आई है। 1971 में भारत में यह दर 101 थी और 2008 में यह घटकर 41.6 हो गई। 2024 में भारत की वर्तमान प्रजनन दर प्रति महिला 2.122 जन्म है, जो 2023 में 0.79%, जो 2023 से 0.79% कम है। 2024 में भारत की वर्तमान जन्म दर प्रति 1000 लोगों पर 16.675 जन्म है, जो 2023 से 1.17% कम है। 2023 में भारत की जन्म दर प्रति 1000 लोगों पर 16.949 जन्म होगी, जो 2022 से 1.25% कम है। 15 से 19 वर्ष की आयु की किशोर महिलाओं के लिए वार्षिक आयु विशिष्ट वैवाहिक प्रजनन दर प्रति 1000 विवाहित महिलाओं पर 252 जन्म है, जो कुल वैवाहिक प्रजनन दर का लगभग 29% है, जो ये सुझाव देता है कि महिलाओं की विवाह आयु को 20 वर्ष तक बढ़ाकर भारत में प्रजनन स्तर का लगभग 3/10 हिस्सा कम किया जा सकता है। तो इस प्रकार से अगर हम व्यवस्थाएं करें, इस प्रकार से अगर हम क्रियाओं
सारी नीतियों का क्रियान्वयन करें, उनके अधिनियमों की सुनिश्चित पालना करें, तो हो सकता है कि भारत में जनसंख्या दर में तो गिरावट आएगी ही, लेकिन साथ में महिला और पुरुष के स्वास्थ्य स्तर को भी उन्नत कर सकते हैं और उसी का सीधा प्रभाव बच्चों के स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा। इसलिए प्रजनन क्षमता, प्रजनन स्वास्थ्य, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य, इन सब को ध्यान में रखकर इस विशेष प्रकार के कार्यक्रमों को और नीतियों को यहाँ पर लागू किया। इसलिए कहा जा सकता है कि मातृत्व प्रजनन स्वास्थ्य को अक्सर महिलाओं के जीवन के एक पहलू के साथ जोड़ा जाता है। विभिन्न मातृ मुद्दों से जुड़ी जटिलताएं वास्तव में दुनिया भर में लाखों महिलाओं में खराब प्रजनन स्वास्थ्य के लिए प्रमुख योगदान करता है। प्रजनन अधिकार शब्द 1980 के दशक में नारीवाद की दूसरी लहर थी, जो मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और लैटिन अमेरिका में महिला आंदोलन द्वारा उत्पन्न हुई थी। प्रजनन अधिकार सभी जोड़ों और व्यक्तियों के अपने बच्चों की संख्या के अंतराल और समय को स्वतंत्र रूप से और जिम्मेदारी से तय करने और ऐसा करने के लिए जानकारी और साधन रखने और यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के उच्चतम मानक के मूल अधिकारों की मान्यता पर आधारित है। इससे मानव अधिकार दस्तावेजों में व्यक्त भेदभाव, जबरदस्ती और हिंसा से मुक्त प्रजनन से संबंधित निर्णय लेने का उनका अधिकार भी है और उसको शामिल भी किया गया है। प्रजनन आयु वर्ग की महिलाएं संभोग, गर्भावस्था, गर्भ निरोधक दुष्प्रभावों आदि से संबंधित समस्याओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती हैं। प्रजनन संबंधी कारणों से मृत्यु और बीमारी हर जगह गरीब महिलाओं में सबसे ज़्यादा है। भारत में जो महिलाएं असमान रूप से गरीब, अशिक्षित और राजनीतिक रूप से शक्तिहीन हैं, उनमें प्रजनन संबंधी बीमारी की दर अधिक है और मृत्यु भी सामान्य है। तो इस सारी बातों पर अगर हम ध्यान दें तो प्रजनन स्वास्थ्य या प्रजनन और बाल स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जिससे कि हम स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकें। और जब स्वस्थ समाज होगा तो स्वस्थ राष्ट्र होगा और उन राष्ट्रों में महिलाओं और पुरुषों दोनों को स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न जानकारियों से अवगत कराया जाएगा और जो अधिकार है प्रजनन संबंधी अधिकार, उनका वो उपयोग कर कब और कैसे संतान की उत्पत्ति कर सकें, इन सब के बारे में उनको जानकारी प्राप्त होगी। और इसमें समाज कार्यकर्ता अपनी अहम भूमिका निभाकर समाज में अपने उत्तरदायित्व का सही परिप्रेक्ष्य में निर्णय और क्रियान्वयन भी कर सकता है।